देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, राजस्थान के काले घाटियों के बीचों बीच स्थित रत्नागढ़ किले के बारे में काफ़ी चीज़ों का बखान किया जाता है। कई बार इस किले में भूत रहने का भी दावा किया गया है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि यहाँ की असलियत को कोई भी पहचान नहीं सकता। लगभग 400 साल पहले इस किले में छत्रपति महाराज शिवाजी ने विजय प्राप्त की थी, लेकिन उसके बाद यहाँ की बर्बादी शुरू हो गई और कुछ ऐसे किस्से हुए जिन्होंने आज इस किले को श्रापित बना दिया है। अब यहाँ सिर्फ भूत प्रेत जैसी चीजें ही रहती हैं। एक समय की घड़ी ऐसी आई जब उस किले के करीब से गुजरते हुए मैंने अपनी एक रात ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के एक भयानक पड़ाव को देखा। तो आइए जानते हैं मेरे साथ घटी इस कहर बरपाने वाली कहानी का सफर। रात का समय था और राजस्थान की ठंडी परछाइयों से घिरा हुआ रत्नागढ़ गांव, जो उस हवेली के लिए यही काफ़ी मशहूर माना गया था। मेरे साथ मेरा दोस्त अनिल भी था। तो हम दोनों मध्य प्रदेश में रहते थे, लेकिन हम अपने बिजनेस के किसी काम से राजस्थान गए थे। तो आते वक्त हमने घूमने का सोचा। हमें नहीं पता था कि राजस्थान जैसे राज्य में भूत प्रेत जैसी चीज़ों को ज़्यादा मान्यता दी जाती हैं। हम बस अपनी ही धुन में सवार थे और फिर हम गाड़ी लेकर उस हवेली के करीब से गुजरने लगे। तो पता नहीं कैसे, लेकिन हमारी गाड़ी के अंदर काला काला धुआं उठने लगा। ऐसा लग रहा था मानो गाड़ी के अंदर कोई चीज़ जल रही हो, लेकिन हमने बहुत ध्यान से देखा, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे गाड़ी के अंदर कुछ भी नजर ही नहीं आया। तभी अनिल ने मुझे बड़ी धीमी आवाज़ में कहा, अरे अनिकेत भाई, जरा पीछे तो देखो कौन बैठा है। अनिल की बात ने मुझे एक समय के लिए हैरान कर दिया था, लेकिन फिर मैं पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन अनिल हल्का सा घबराया हुआ लगा और फिर वो भी नॉर्मल हो गया। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ चीज़ें मुझे थोड़ा ज़्यादा ही हैरान कर देती हैं। अनिल का ये थोड़ा सा काम मुझे तंग करने के लिए काफ़ी था। उस समय तो मैं गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा, लेकिन तभी हमारे रास्ते में बाधा डालने के लिए अचानक ही बारिश शुरू हो गई और बारिश का पानी तेज हवा के ज़ोरदार बेग की वजह से गाड़ी के शीशे के अंदर आने लगा। और ऊपर से सामने की तरफ जो सड़क हमें नज़र आ रही थी वो एक कच्ची सड़क थी जो कभी भी ढह सकती थी। ऐसे में हम गाड़ी को आगे ना बढ़ाकर यहीं इस बड़े से घर के पास रोक लेते हैं। जिस चीज़ को हम बड़ा सा घर समझ रहे थे, वास्तव में वो कोई घर नहीं था, बल्कि वही पुरानी हवेली थी जो दिखने में बड़ी ही डरावनी लग रही थी। पहले तो हम उसके पास एक पेड़ के नीचे खड़े रहे, लेकिन उसके बाद धुआंधार बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। तो हमें उस हवेली का एक दरवाज़ा खुला हुआ नजर आया। हम बिना कुछ सोचे समझे उस हवेली में घुस गए। अनिल के गले में कैमरा लटका हुआ था, तो हमने सोचा कि हम अच्छे से फ़ोटो क्लिक कर लेंगे, भले ही अंधेरा हो। यही सब सोचकर हम उस हवेली के अंदर घुस गए। तभी हमने देखा कि हवेली के अंदर पहले से काफ़ी कचरा पड़ा था। सूखे पत्ते और मिट्टी से भरा हुआ पूरा का पूरा एक बरामदा, पूरी की पूरी हवेली कचरे से सनी हुई थी। फिर उसके बाद सबसे पहले जब मैंने एक दरवाजे के पास खड़ा होकर फ़ोटो क्लिक की, तो पता नहीं क्यों लेकिन एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा मानो कोई मेरे कंधे पर अपना हाथ रख के मेरे बगल में खड़ा है। जब मैंने फ़ोटो में देखा तो मुझे पता चला कि फ़ोटो के अंदर भी कुछ अजीब सा मुझे दिखाई दे रहा है। अनिल ने बताया कि फ़ोटो क्लिक करते वक्त कोई चीज़ तुम्हारे मुंह पर मंडरा रही थी। बार बार काले रंग की एक परछाई तुम्हारे अगल बगल में घूमते नजर आ रही थी। मैंने अनिल की बातों पर ज़्यादा विश्वास ही नहीं किया और फिर ज़्यादा ठंड होने की वजह से हम दोनों उस हवेली के एक कोने में आग जलाने की कोशिश करने लगे। कुछ देर की कोशिश करने के बाद आग ढंग से चल भी गई और आग चलने के बाद हम दोनों बड़े आराम से हवेली के अंदर एक कोने में चुपचाप तापने लगे। ज़ोरदार सन्नाटा पसरा हुआ था। तो फिर हमें किसी की भी चलने की आवाज़ बहुत ही साफ साफ सुनाई देने लगती। इस हवेली में इतना ज़्यादा सन्नाटा था कि मेरी सांसें तक गूंज रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अनिल का कहना था कि उसे यहाँ पर किसी अजीब सी चीज़ का एहसास हो रहा है और कुछ ऐसा जो उसकी भी समझ से पूरी तरीके से बाहर है। हम दोनों ने आपस की वार्तालाप को जारी रखा और इतने में एक हमारी नज़र एक भिखारी पर पड़ी जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी और उसका काला कलुटा रूप। उसकी दाढ़ी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, तो मैं उसके चेहरे को बहुत ही ढंग से नहीं देख पाया, लेकिन मैंने देखा कि काफ़ी देर से वो बूढ़ा आदमी वहीं पर लेटा हुआ था। शायद ठंड का बचाव कर रहा होगा वो। और यही सब सोचकर बहुत देर तक मैं उसे नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन कभी वो अपने शरीर को इधर करता तो कभी उठकर बैठ जाता
और उसने हमें काफ़ी ढंग से देख भी लिया था। इसके बावजूद भी उसने हमें चूंचाहट तक नहीं किया। मुझे लगा कि शायद ये भिखारी गूंगा है और इसकी आवाज़ नहीं निकलती। मैंने तो उस बुढ़े भिखारी को नज़रअंदाज ही कर दिया, किंतु फिर उसी ने एक डरावनी आवाज़ में कहा, यहाँ आने की हिमाकत करने से पहले अपनी ज़िंदगी के बारे में क्यों नहीं सोचा? पता नहीं क्यों, लेकिन उस भिखारी को हमारे द्वारा जलाई गई आग से दिक्कत हो रही थी और वो बार बार अपनी आंखों को आग से छुपाने की कोशिश में लगा था। इतना कहने के बाद वो बुजुर्ग शांत हुआ, लेकिन तूफान आने से पहले की शांति भंग हो गई थी। अनिल को अचानक ही म्यूजिक की आवाज़ आने लगी तो वो हल्का सा मुस्कुरा रहा था, और ऐसी परिस्थितियों में अनिल का इस तरह हल्का हल्का मुस्काना मेरी समझ से परे था। मैंने अनिल को हाथ लगाया तो वो एकदम से होश में आ गया और इधर उधर देखने लगा। अनिल की कंडीशन तो ठीक लग रही थी, लेकिन मुझे एक अजीब सी बेचैनी भी हो रही थी। अनिल का इस तरह किसी के अंदर खो जाना और हवेली में अजीब अजीब सी चीज़ें सुनाई देना, मुझे पहले ही लगा था कि यह खंडर हवेली ठीक नहीं हो सकती। बारिश अभी भी मूसलाधार हो ही रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा यहाँ पर रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तभी मैं अपनी जगह से उठा और बाहर की तरफ निकलने लगा, लेकिन तभी मैंने देखा कि वो दरवाज़ा बहुत दूर से बंद हो गया और मेरी सांस भी एकदम से ऊपर नीचे होने लगी। फिर मुझे लगा कि शायद हवा की वजह से ये बंद हुआ होगा, और मैं दरवाजे के पास गया तो मेरे पैर अचानक उस हवेली की ज़मीन के अंदर धंसने लगे, मानो यहाँ मेरे लिए किसी ने दलदल बनाया हो। मेरे पैर लगातार नीचे की तरफ जा रहे थे और हाथ पैरों की ताकत खत्म हो गई थी, मानो कुछ देर के बाद मेरा पूरा ही शरीर इस दलदल के अंदर समा जाएगा। अनिल भी मेरी तरफ भागते हुए आया और वो भी उसी घेरे में फंस गया, लेकिन सही मौके पर उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों कुछ देर तक अपनी आंखें बंद करके वहीं के वहीं पड़े रहे। जब अपनी आंख खोली तो हमने देखा कि हमारे शरीर पर कोई खरोंच नहीं थी और हम दरवाजे के सामने खड़े थे। अनिल को कोई तगड़ा आइडिया सूझा और उसने मुझे अपने पीछे आने को कहा, और जैसे ही मैंने उसे दूसरी तरफ भागते देखा तो मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। फिर कुछ देर के बाद वो ऊपर वाली एक खिड़की के पास पहुंचा और एक ही पल में वो नीचे कूद गया। वैसे तो मुझे ऊंचाई से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। शायद ये आवाज़ किसी भूत प्रेत जैसी असामान्य ताकत की थी। फिर ना चाहते हुए भी मैं इतनी ऊंचाई से नीचे कूद गया और सीधा ज़मीन पर गिर पड़ा, लेकिन मेरे शरीर पर कोई चोट नहीं आई क्योंकि नीचे सूखी मिट्टी भरी पड़ी थी। और जब मैंने पीछे मुड़ते हुए देखा तो मैंने पाया कि उस खिड़की के पास एक महिला खड़ी है जो खिड़की से हम दोनों की तरफ देखे जा रही थी। अनिल जल्दी से गाड़ी की ओर भागा तो पता नहीं कैसे, लेकिन गाड़ी को कैद कर लिया गया था। गाड़ी के चारों तरफ जंजीरें बंधी हुई थी और गाड़ी का दरवाज़ा भी अजीब ढंग से बंद किया गया, जो चाबी से भी नहीं खुला। हम दोनों अब और भी ज़्यादा मुसीबत में घिर गए। समझ ही नहीं आ रहा था कि इस समय करें तो करें क्या। अनिल ने गाड़ी के पीछे वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो भी नहीं खुला। फिर इसी बीच अचानक हवेली के दरवाजे पर एक तेज हवा का झोंका मंडराने लगा और उसके पीछे अपने सर पर पगड़ी बांधे एक आदमी हमारी तरफ आता हुआ दिखा। और वो सही ढंग से देखने पर पता चला कि ये वही आदमी था जो कुछ समय पहले जहां हम आग जलाकर बैठे थे, और उसके बगल में एक भिखारी के रूप में वो पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैंने उसे अपनी तरफ आता हुआ देखा तो गाड़ी को छोड़कर मैं और अनिल सर पर दौड़ लगाने लगे और तेज गति से भागने लगे। बारिश तो तेज हो ही रही थी और ऊपर से ठंड का जमावड़ा था, तो ऐसे में हमारे लिए ये सारी हदों को पार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर कुछ देर तक यूं ही हम भागते रहे और फिर एक छोटे से प्लेटफार्म हाउस के पास पहुँचे। उस घर के अगल बगल में मुझे छोटे छोटे मकान तो दिख रहे थे, लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि वहाँ कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था और ऊपर से वहाँ की लाइट्स भी पूरी तरह से ऑफ थी। अब किसी दूसरे मकान के अंदर घुस जाना ये तो हमारे लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि हम पहले एक हवेली के अंदर जाकर अपनी मौत को छूकर वापस लौटे थे। तभी अनिल ने मुझे आगे की तरफ इशारा किया। वहाँ पर एक बरगद का पेड़ बना हुआ था जिसके नीचे बारिश गिरने की आशंका कम थी। हमारे कपड़े भीग चुके थे और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और ठंड के मारे मेरे हाथ और पैरों में अब कपकपी छूट चुकी थी। साथ ही मेरे दांत भी आपस में टकरा रहे थे। और इसी बीच मुझे एहसास हुआ कि ये एक छोटा सा गांव है और यहाँ कोई ना कोई हमारी मदद ज़रूरी कर सकता है। लेकिन अफसोस यहाँ की सारी लाइट मुझे ऑफ नज़र आ रही थी।
ऐसे में मदद तो दूर की बात थी, कोई भी सहारा देने वाला भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी के पास भी जाने से हमें डर लगने लगा। फिर कुछ देर के बाद हम बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे तो हमने देखा कि उस पेड़ के नीचे दूर दूर का नज़ारा दिख रहा था और उस पेड़ के नीचे पानी की एक बूंद तक नज़र नहीं आ रही थी। और ये बात मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि इस पेड़ की छाया इतनी गहरी हो कि पानी तक अंदर ना आ सके। तभी अनिल का चेहरा अब रोने को आया था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अनिल खामोश था। फिर हमारी किस्मत का दरवाज़ा खुला और उस पुराने गांव जैसी बिरादरी में अचानक ही किसी ट्रक ने दाखिला दिया और उस ट्रक के अंदर आते ही मैं सड़क के बीचों बीच पहुंच गया और मदद की गुहार लगाने लगा। लेकिन स्पीड का अंदाज़ा लगाकर मैं झट से उसके सामने से हट गया। पहले तो ट्रक आगे निकल गई और करीब 100 मीटर आगे जाकर उसने अपना ब्रेक लगाया। उस ट्रक के रुकते ही मैं वहाँ से भागा और ट्रक का दरवाज़ा खोलने की रिक्वेस्ट करने लगा। और ट्रक का दरवाज़ा खुलने पर मैंने देखा कि ट्रक के अंदर एक ही ड्राइवर था, यानी कि हम दोनों बड़े आराम से ट्रक में सफ़र कर सकते थे। तभी मैंने उस ड्राइवर से मदद की गुहार की। ड्राइवर ने हमारे समक्ष काफ़ी सारे सवाल उठाने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। और उसके बाद मैं उस ड्राइवर के ना चाहते हुए भी ट्रक में जानबूझकर घुस गया। और जैसे मैं अंदर पहुंचा तो ट्रक में भी एक अजीब सी बदबू आ रही थी। उस समय मैंने अनिल को भी अंदर बैठा लिया और फिर ट्रक को चुपचाप आगे बढ़ाने को कहा। शायद वो ड्राइवर भी हमारी करतूत से थोड़ा घबरा गया था, लेकिन बाद में मैंने उसे विस्तार से सारी बातों का वर्णन किया तो उसने बताया कि दरअसल वो हवेली भूतिया हवेली है। रात में उस हवेली के अंदर जाना मतलब कि अपनी मौत को दावत देने जैसा होता है, क्योंकि उस हवेली के अंदर केवल एक आत्मा वास नहीं करती बल्कि प्रेतों का पूरा झुंड रहता है। लेकिन फिर उस ड्राइवर ने बताया कि खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि भूत प्रेत ऐसी चीज़ें राजस्थान जैसे बड़े राज्य में बसना एक आम बात है और अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। कहीं ना कहीं उस आदमी की बातों ने मुझे एक बार फिर हैरान कर दिया और मैंने भी परवाह नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि अब मैं एक ट्रक में बैठा हूँ जहाँ खतरों का कोई खेल नहीं है। इसी बीच मैंने देखा कि अनिल के हाथ से खून निकल रहा था। तभी अनिल ने बताया कि खिड़की से कूदते वक्त लोहे की एक कील उसके हाथ में फंस गई थी। खून तो लगातार निकलता ही जा रहा था। ऐसे में मैंने अनिल का हाथ पकड़कर खिड़की से बाहर कर दिया। फिर उसके बाद ट्रक एक सुरंग में दाखिल हुई और उसके सुरंग में पहुंचते ही ट्रक की हेडलाइट और उसकी चारों तरफ के लाइट्स एकदम से ऑन ऑफ होने लगी। मेरा ध्यान ट्रक ड्राइवर की हरकतों पर था तो वो सिर्फ ट्रक चला रहा था, बटन को उसने हाथ तक नहीं लगाया। दूसरी तरफ ठंड के मारे अनिल के हाथ में दर्द बढ़ता जा रहा था। अनिल की ये दशा देखकर मेरी भी आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर तभी अचानक ही ट्रक ड्राइवर ने एक ऊंची आवाज़ में कहा, अपने अपनी विंडो ऑफ कर लो क्योंकि आने वाला खतरा बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा। इतना सुनते ही मैंने ट्रक की विंडो को ऑफ कर दिया और अनिल के हाथ को अंदर कर लिया। लेकिन यहाँ से कुछ गंदा हो चुका था, कुछ ऐसा जो हमने कभी सोचा तक नहीं था। ट्रक तो किसी तरह उस सुरंग से बाहर निकल गई, लेकिन अचानक ही ट्रक के चारों तरफ खून के धब्बे पड़ने लगे। पूरी की पूरी ट्रक के अंदर दहशत छा गई। मुझे भी एक अजीब सा डर लगने लगा, क्योंकि मैंने पहली बार ट्रक के अगल बगल में इस तरह की खून की अजीब सी चीज़ें देखी थी। अनिल का हाथ एकदम से दर्द करने लगा और दर्द के मारे वो हल्का हल्का चिल्ला रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथ में कोई कीड़ा लग गया है जो उसके मांस को लगातार काटता जा रहा है। मैं हर कोशिश कर रहा था अनिल के दर्द को कम करने की, लेकिन खतरों का कहर अब और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। फिर बहुत देर तक ट्रक उसी तरह उस सुरंग के आगे चलती रही, लेकिन अब हम खतरों की उस दुनिया में प्रवेश कर चुके थे जहाँ से बचकर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। सिर्फ भूतिया चीज़ें और काले काले रंग के बड़े बड़े पत्थर जो बहुत ही पुराने लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो हम पौराणिक जीवन में पहुँच गए हैं जहाँ सब कुछ अजीब था। इस बार तो ट्रक ड्राइवर के माथे पर भी पसीना झलक रहा था और उसके हाथ भी कांप रहे थे। कहीं ना कहीं उसे भी इस बात का अंदाज़ा लग चुका था कि यहाँ पर भूत प्रेत का साया उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ चुका है और अब मात्र उनकी मौत यहाँ से निकलने का एक समाधान है। लेकिन ट्रक ड्राइवर हर वो कोशिश कर रहा था जो वो कर सकता था। फिर उस ट्रक ड्राइवर की नज़र अनिल के कटे हुए हाथ पर गई तो वो गुस्से से चिल्लाते बोला कि तुमने ट्रक की विंडो के बाहर खून को क्यों टपकाया? अभी काली शक्ति हमारा खून पीने की प्यासी बन गई हैं। ट्रक ओवरलोड होने की वजह से अपना संतुलन बिगड़ने में कायम थी और इसी बीच ट्रक का संतुलन बिगड़ गया
और तेज तर्रार भागती हुई ट्रक सड़क से नीचे उतर गई। सड़क के नीचे ज़्यादा गहरी खाई तो नहीं थी, लेकिन ट्रक को पलटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और बस एक ही झटके में ट्रक एकदम से पलट गई। मैं अनिल के ऊपर से होता हुआ ट्रक से बाहर गिर पड़ा। मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे हाथ पैर बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो गए हैं और अब बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। कहीं ना कहीं मेरा पूरा बदन ही लहूलुहान हो गया था। मैं अपनी जख्मी हालत में कराहते हुए शरीर के साथ उठा और अनिल को संभालने लगा तो मैंने देखा कि अनिल भी होश में था, लेकिन उसका बदन भी अब पूरा लहूलुहान था। लेकिन ठंड के मारे उसके हाथ और पैरों ने अब काम करना बंद कर दिया था। उसका पूरा शरीर खून से छलनी छलनी हो गया था। उसका हाथ तो मानो अंदर से सड़ने लगा। एक बार फिर मैंने अनिल को संभाला और उसका हाथ पकड़कर ट्रक के फाटक के नीचे से घसीटने लगा। फिर किसी तरह मैंने उसे बाहर निकाला और जब हमारी नज़र ट्रक ड्राइवर पर गई तो हमने देखा कि ट्रक ड्राइवर वहाँ से रफा दफा हो चुका था, यानी कि वो कब का आगे वाला शीशा तोड़कर वहाँ से भाग गया। भागने का रीज़न तो नहीं मालूम, लेकिन अब जो होने वाला था वो हम सबकी सोच से परे था। ड्राइवर के भागने के बाद उस ट्रक के अंदर तेज हवा का संचार हुआ और ट्रक के ऊपर लगे कपड़े हवा में उड़ने लगे। उस ट्रक का एक एक पुर्जा अब तितर बितर होने लगा। ट्रक में लगी सारी चीज़ें खंडर की तरह उड़ने लगी और मुझे पता चल गया था कि बहुत ही जल्द यहाँ कुछ होने वाला है जो बहुत ही अजीब होगा। कहते हैं जो चीज़ें हमें अक्सर नाकाम लगती हैं उनके पीछे आसानी के बहुत सारे रास्ते छुपे हुए होते हैं। यहाँ से निकलने का जो रास्ता हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, दरअसल उसी रास्ते के पीछे कई सारे रास्ते थे। मौके पर ही अनिल अपने छटपटाते शरीर के साथ अपने एक पैर को घसीटते हुए वहाँ से बाईं तरफ चल पड़ा। जहाँ एक निशान बना हुआ था तो उसके आगे लिखा हुआ था पिपराली रोड, यानी कि करीब 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद पिपराली गाँव आ जाएगा, जहाँ कोई ना कोई तो होगा जो हमारी मदद कर सके। मैं भी अनिल के पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद हमारा वो हौसला जो बुलंद था अब वो भी टूटने लगा। जो कि हमारे पीछे कुछ कटे हुए सर के भूत भागने लगे थे और हमारा वो हौसला भी धरा का धरा रह गया, क्योंकि अब हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ से सरपट हम भाग सकें। और उस सड़क पर हम किसी रेंगते हुए सांप की तरह चल रहे थे। एक तरफ हम दोनों घायल अवस्था में थे तो दूसरी तरफ उन शैतानों की चाल हमसे कई गुना ज़्यादा तेज थी और कुछ ही पल के बाद वो हमें मारने वाले थे। और उसके बाद खून पर नमक छिड़कने जैसा हुआ जब मेरा दोस्त अनिल फिसल कर नीचे गिर पड़ा और उसके नीचे गिरते ही वो सारे शैतान हमारे ऊपर हावी होने लगे। और उसके बाद क्या कुछ हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि बाद में जब मैंने अपनी आंखें खोली तो हम उस ड्राइवर के बगल में लेटे हुए थे और वो ड्राइवर भी सही सलामत था। उस ड्राइवर के चेहरे पर थोड़ी बहुत चोट तो लगी थी, लेकिन बाद में उसने बताया कि जब वो ट्रक का शीशा तोड़कर वहाँ से भागा था तो वो सबसे पहले गांव के लोगों के पास गया और उसने उस गांव के लोगों से मदद की गुहार की तो उन लोगों ने भी मदद देने से इनकार नहीं किया और सही समय पर वो लोग हम दोनों को जिंदा बचाने में कायम रहे। खैर दोस्तों, उस दिन हम जिंदा तो बच गए, लेकिन बाद में हमें पता चला कि उस हवेली के अंदर सालों से भूत प्रेत का वास करना एक आम बात है और उस हवेली में जाने की भूल करना मतलब कि अपनी मौत को दावत देने जैसा होता है। कहते हैं जो उस हवेली के अंदर जाता है वो कभी भी लौट कर नहीं आता, पर हम किस्मत वाले थे जो बच गए, वरना वहाँ से लौटना हर किसी के लिए कायम नहीं होता। कहते उस हवेली से दूर दूर तक का इलाका एकदम भूत बाधित माना गया है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।